नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 7 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो तत्सम एवं तद्भव रहने वाला है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ना तत्सम एवं तद्भव, वो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का जो हिंदी सब्जेक्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, हर साल इसमें से कुछ ना कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं जितना भी पढ़ा और जितना भी समझाऊँ ना, सारी चीज़ को आप लोगों को बहुत सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग सिर्फ समझिएगा और पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना, इसका सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी के बाद आप लोगों को ना मैं लगभग 25 से 30 आप लोगों को प्रश्न कराऊंगा एमसीक्यू में। तो आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तब तो मैं आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आप थ्योरी को जैसे ही पढ़ोगे उसके बाद खुद से आंसर देने की कोशिश करोगे। और जितना भी इसमें प्रश्न रहेगा ना, सारे के सारे प्रश्न ना इसी थ्योरी से बेस्ड रहेगा। ठीक है, जैसा मैं बताऊंगा वैसे ही आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। उससे पहले आप सभी लोगों को एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में मात्र आप लोगों को 0.2 सेकंड का टाइम लगता है। सिर्फ वो लाल वाले बटन को दबाना है और कुछ नहीं करना है। उसके अलावा बाकी जितने भी सारे मेहनत है वो तो मैं आप लोगों के लिए करूंगा ही करूंगा। जो आप लोगों का 20 जुलाई का जो एग्जाम है उसके लिए कम से कम आप लोग का मैराथन भी क्लास एक हफ्ते पहले चलाऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे उन सारी चीज़ के लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट कम से कम आप लोग एग्जाम तक के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ रहेगा ना इस क्लास के बाद ना, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर बाय एमडी धीवर करके, वहाँ आप लोगों को इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। और चैनल अगर नहीं मिलेगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो डायरेक्टली जाकर के ज्वाइन कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले ना हम लोग ना ये जो तत्सम एवं तद्भव क्या होते हैं इसके परिभाषा को पढ़ लेते हैं और थ्योरी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो आप लोग भी पढ़ते जाइए या मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग केवल एवं ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश कीजिए और समझिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना वो तत्सम एवं तद्भव रहेगा, जिसमें सबसे पहला हम लोग तत्सम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग इसका जो परिभाषा उसके ध्यानपूर्वक पढ़िए तत्सम के बारे में। शब्द तत् धन सम से मिलकर बनता है, जिसका अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। या ऑप्शन करके और दिया है आप लोग को सरल तरीके से समझाने के लिए। तत्सम शब्द कहते हैं किसी भाषा के मूल शब्द को, या करके फिर से समझाया है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे तत्सम कहते हैं। उसके अलावा फिर से एक परिभाषा दिया है, तत्सम संस्कृत के रूप हैं, या करके फिर से दिया है, जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हो और हिंदी में ध्वनि तथा अर्थ के धरातल पर अविकृत रूप में प्रयुक्त होते हैं वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। अगर इन सारे के सारे जो परिभाषा दिया है ना उसे मैं आप लोगों को एक शब्द में अगर समझाऊं ना, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं आप लोगों को सरल तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूं। ठीक है, मान लो एक सर्कल मैं बना देता हूं, ये संस्कृत का सर्कल है। किसका? तो ये संस्कृत का सर्कल है। और ये एक सर्कल बना दे रहे हैं वो हिंदी का सर्कल है। किसका? तो हिंदी का सर्कल है। ये दोनों आप मान लेना। ठीक है, अब संस्कृत में एक शब्द आता है नेत्र। क्या? तो संस्कृत के जो एक शब्द है ना वो नेत्र, मैंने एक शब्द लिखा। ये जो नेत्र शब्द है जो संस्कृत के ना वो सीधे सीधे उठा करके अगर मैं हिंदी में प्रयुक्त करूं, मतलब हिंदी में इसका उपयोग करूं ना, कि ये जो नेत्र लिखा है उसके हिंदी में भी मैं नेत्र लिख दूं ना, तो वो तत्सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? तो वो तत्सम कहलाएंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ये जो नेत्र लिखा है संस्कृत भाषा में, इसके रूप को अगर मैं परिवर्तित करके, मतलब बदल करके अगर मैं नेत्र को आँख लिख दूं, क्या? तो नेत्र को अगर आँख लिखकर हिंदी में ही प्रयुक्त करता हूं तो वो तद्भव कहलाते हैं। समझ में आया क्या क्या मैं बोलना चाहता हूं? दोबारा बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसके सीधे सीधे उठा करके हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब हिंदी में लिख दिए जाते हैं, उपयोग कर दिए जाते हैं, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वे कहलाते हैं जो संस्कृत के शब्द को परिवर्तित करके, मतलब उसका स्वरूप को बदल करके अगर मैं हिंदी में प्रयुक्त करूँ ना, तो वो तद्भव कहलाता है। ये जो नेत्र है वो संस्कृत के शब्द हैं और सीधे सीधे अगर कि मैं संस्कृत के शब्द नेत्र को हिंदी में प्रयुक्त करूँ तो वो तत्सम कहलाएगा। और ये जो नेत्र है उसको अगर मैं इसके रूप को बदल करके, मतलब नेत्र को मैं अगर आँख लिख करके मैं हिंदी में प्रयुक्त करता हूँ तो वो तद्भव कहलाता है।
दोनों का प्रॉपर अंतर आप लोगों को समझ में आया ना। मुझे आप लोगों को केवल केवल सरल तरीके से आप लोगों को समझाना है, तो इससे सरल तरीका नहीं हो सकता आप लोगों को समझाने के लिए। चलिए अब तद्भव को ये जो ना इसमें परिभाषा दिया ना उसके स्वरूप को पढ़ लेते हैं। सेम टू सेम होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, देखना आप लोग। चलिए तद्भव क्या है परिभाषा के तौर पे जान लेते हैं। शब्द तत् धन भव से बना है जिसका अर्थ है उससे उत्पन्न या विकसित, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं तद्भव कहलाते हैं। या करके दिया है और ध्यान से पढ़िए। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृति से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। विकृत बहने का मतलब यह है कि उसके स्वरूप को बदल करके। फिर से या करके दिया है संस्कृत शब्द के हिंदी रूप को तद्भव कहते हैं। मतलब ये जो संस्कृत शब्द में मैंने क्या बोला था, नेत्र, आप लोग को बताया था ना, ये संस्कृत शब्द है और उसके जो हिंदी रूप क्या होगा, नेत्र का हिंदी रूप होगा आँख होगा। क्या होगा, तो हिंदी रूप इसका क्या होगा, जी हाँ आँख हो जाएगा ना। तो आप लोगों को देखो इसमें सेम टू सेम परिभाषा में भी बोला है ना, संस्कृत शब्द के हिंदी रूप को तद्भव कहते हैं। तो संस्कृत ये शब्द है और हिंदी इसका रूप है तो इसे तद्भव कहते हैं। समझ में आया ना सेम टू सेम जो मैंने आप लोग को समझाया। चलिए अब हम लोग ना तत्सम और तद्भव को पहचानने के जो नियम दिए हैं ना जो बुकिश लैंग्वेज में ना, तो उसको थोड़े से जान लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को और भी सरल तरीके से समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहला इसका जो पहचानने के नियम दिए उसको ध्यान से पढ़ो आप लोग। प्राय जिन शब्दों में छ, स्र, त्र, त्रि, श, श, ग्र और रारेफ वाली जो रा है वो, और उसके अलावा विसर्ग, विसर्ग का मतलब ये जो दो डॉट दिया है ना वो विसर्ग होता है, ठीक है, इत्यादि वर्ण का प्रयोग हुआ है तो सामान्यतः उसे तत्सम शब्द के रूप में पहचाना जाता है। आप लोगों को ये लाइन को सरल तरीके से समझाओ ना, तो अगर आप लोग किसी शब्द अगर दिया जाएगा आप लोग को ना, तो उस शब्द में अगर इतने जो इसमें वर्ण दिया उसका अगर प्रयोग हुआ होगा ना, तो वो आप लोगों का जो तत्सम शब्द है वो आप लोग का कहलाएगा। पहचानने का तरीका ये है। आगे जब मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताऊंगा ना तत्सम और तद्भव में ना, तब आप लोग को और अच्छे से समझाऊंगा। तो इसमें सबसे पहला ट्रिक 1 करके दिया है। सबसे पहला ट्रिक 1 को पढ़ो। छ का प्रयोग प्रायः तत्सम में एवं तद्भव शब्द में ख या छ पाया जाते हैं। तो मतलब ये समझिएगा, अगर छ किसी शब्द में होगा तो वो तत्सम कहलाएगा, और अगर आप लोग को उसका स्वरूप बदला हुआ नजर आएगा ना, जैसे ख या छ नजर आएगा ना ये वाला, तो वो आप लोगों का तद्भव कहलाएगा। चलिए इसका एग्जाम्पल दिया है उसको ध्यानपूर्वक सबसे पहला देखो और समझो। सबसे पहला ये जो लाइन जो दिया है ना वो आप लोग का तत्सम शब्द है ये वाला, और उसके अलावा ये वाली जो लाइन है ना वो आप लोगों का तद्भव है। और आप लोगों के एग्जाम पे सीधा सीधा पूछा जाएगा कि तत्सम शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसका तद्भव शब्द क्या होगा बताइए करके, और एग्जाम्पल दे दिया जाएगा आपको 4 ऑप्शन। तो आप लोग को समझना है, ठीक है। आप लोग का समझने का तरीका ये होना चाहिए, आप लोगों को केवल इसको देखना है और इसको पढ़ना है। इसको आप लोगों को क्या करना है, नहीं देखना है आप लोगों को, ठीक है। अपने माइंड पे सोचना है कि इसका बदला हुआ रूप क्या आएगा। जैसे सबसे फर्स्ट को देखो, पक्ष लिखा है, वो पक्ष में ये देखो जो छ है ना ये भी छ है, नीचे में भी जितना भी देखो सब में छ छ का प्रयोग हुआ है। तो जिसमें ये जो शब्द है छ का प्रयोग हुआ है ना, वो आप लोगों का तत्सम शब्द कहलाएगा। एक शब्द में आप लोग देखते ही समझ जाओगे, है ना। तो सबसे पहला देखो पक्ष, पक्ष का क्या होगा, पंख हो जाएगा। चक्षु का क्या होगा, चक हो जाएगा। भिक्षा का क्या होगा, भीख हो जाएगा। पक्षी का पक्ष हो जाएगा। लाक्षा का लाख हो जाएगा। अक्षर का अक्षर हो जाएगा या आखर हो जाएगा। आलक्ष का आलक हो जाएगा। क्षत्रिय का खात्री हो जाएगा। परीक्षा का पारक हो जाएगा। और कुंभी का कोक हो जाएगा। इच्छु का इक हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग को समझना है, इसको देखोगे तभी आप लोग समझ जाओगे यार कि ये तत्सम शब्द है, और इसको आप लोगों को एक राउंड पढ़ोगे ना तो आप लोगों को याद हो जाएगा, ऐसे अगर कहीं पढ़ोगे तो। उसके अलावा चलिए इसमें जो ट्रिक 2 दिया है ना उसको आप लोग देखते हैं और उसके बाद फिर से पढ़ते हैं। तो ये ट्रिक 2 में क्या है, ध्यान से पढ़ो आप लोग। सबसे पहला इसमें देखो ये त्र दिया है, त्र का प्रयोग प्राय तत्सम शब्द में एवं तद्भव में ता बन जाता है। मतलब ये जो त्र दिया हुआ है ना वो तद्भव में परिवर्तन होगा तो ता में बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है, देखो ये जो तत्सम शब्द है उसको और तद्भव में कैसे परिवर्तन हुआ है उसको। सबसे पहले देखो चित्रकार, चितेर लिखा है। चित्रक चीता, पुत्र पूत, अत्र अतड़ी, पत्रिका पाती, छत्रक छात्रा, गोत्र गोत, रात्रि रात, नक्षत्र नखत, चैत्र चैत, पत्र पात, छत्र छत। मतलब ये है कि आप लोग तत्सम कैसे समझोगे,
त्रा अगर देखो ये जो त्रा के जो शब्द है ना वो सारी की सारी ये जो तत्सम शब्द है उसमें दिया है। ये वाला त्रा को देखो ना जी, ऊपर में जो आप लोग को ट्रिक दिया है उसमें का, तो ये आप लोग समझ जाओगे ना तत्सम शब्द ये होगा। और तद्भव के लिए आप लोग को एक राउंड पढ़ना पड़ेगा। चित्रकार का चितेर हो जाएगा, चित्रक का चीता हो जाएगा, पुत्र का पूत हो जाएगा, आँख का अतड़ी हो जाएगा। ऐसे आप लोग को परिवर्तन के लिए आने चाहिए, तब आप लोग को थोड़े से अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अब आप लोग ना ट्रिक थर्ड को दिया है उसको पढ़ते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग समझते हुए चलिएगा। ट्रिक थर्ड में दिया है, क्या देखे दिया है देखो। सबसे पहला ये जो स्रा का एक वर्ण दिया है ना, इसका प्रयोग तत्सम संस्कृत के जो शब्द हैं उसमें होता है बोला है ना। उसमें एग्जाम्पल भी आप लोग को दिया है। चलिए तत्सम और तद्भव दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहला तत्सम ये लाइन है और तद्भव ये लाइन है। तो सबसे पहला श्रृंगार का श्रृंगार हो जाएगा, श्रेष्ठ का सेठ हो जाएगा, श्रृंखला का सिकड़ी हो जाएगा, अश्रु का आंसू हो जाएगा, श्रृंगाटक का सिंघाड़ा हो जाएगा, और आश्रय का आसरा हो जाएगा, और श्रेणी जो दिया है ना उसका सीढ़ी हो जाएगा, और श्रृंखला का सांकला हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को थोड़ी थोड़ी समझना है और थोड़ी थोड़ी पढ़ते हुए चलना है। उसके अलावा चलिए थोड़ा सा इसमें तत्सम तद्भव में अंतर दिया है ना, वो आप लोगों को कैसे समझना है ये बता दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो है वो आप लोग का तत्सम हो जाएगा, सेकंड वाला तद्भव हो जाएगा। सबसे फर्स्ट को पढ़ो, इसके अंत में श्राव वर्ण आता है। इसके फर्स्ट को देखो, इसके रूप में छ के स्थान पर ख आता है। मतलब देखो ये जो छ है वो संस्कृत में यूज होता है, मतलब तत्सम में यूज होता है, और तद्भव में छ के स्थान पर क्या आएगा, ख, या ये जो छतरी है वो आ जाएगा। दूसरा को देखो, इसमें स्रा का प्रयोग होता है, और इसमें देखो स्रा के स्थान पर सा का जो प्रयोग है वो हो जाएगा। तीसरा को देखो, इसमें व का प्रयोग होता है, और इसमें तीसरा व के स्थान पर ब परिवर्तित हो जाता है बोला है। चौथा को पढ़ो, शा वर्ण का प्रयोग अधिक होता है, और इसमें नॉर्मल शा का प्रयोग होता है। इसमें देखो ना जी, ये जो शा दिया है शक्कर का शा, ये षटकोण का शा ये है ना, और इसमें अलग दे दिया गया है। पांचवा को देखो, इसमें ऋषि की मात्रा का प्रयोग होता है, और इसमें रा का प्रयोग होता है। मात्र इसके शब्द को देखो, एकदम इसको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अंतर को देखो। छठवा को देखो, इसमें त्रा का प्रयोग होता है, और इसमें त्रा के स्थान पर ता का प्रयोग होता है। सातवां को देखो, रा के अन्य रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे ये देखो ग्रा वाला, उसके अलावा ये जो चिन्ह है उसमें देखो रारेफ वाला, और उसके अलावा सातवां इसमें देखो रा पूर्ण रूप से प्रयोग होते हैं, और ये आंशिक रूप से प्रयोग होते हैं, है ना। आठवां देखो, ड़ा का प्रयोग होता है, ड़ा की जगह इसमें देखो ना का प्रयोग होता है। नौवां को देखो, इसमें या का प्रयोग होता है, और इसमें देखो जा का प्रयोग होता है ना। और उसके अलावा चंद्र बिंदु सदैव तद्भव में प्रयोग होता है। इसमें देखो ये चंद्र बिंदु वाली बात जो बोला है ना वो तद्भव में प्रयोग होता है। थोड़े थोड़े अंतर को आप लोगों को ही समझना है, ठीक है। एकदम ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। उसके अलावा ट्रिक क्रमांक 7वां का देखो, ये देखो सेम टू सेम इसमें बोला ना कि रा के स्थान पर देखो क्या क्या प्रयोग होगा। ये जो आप लोग का चिन्ह है उसको ग्रा का प्रयोग होगा, रारिफ के रा का प्रयोग होगा। तो आप लोग को तत्सम इसमें देखो कैसे परिवर्तित होता है। सबसे पहला है हरिद्रा, ये जो द्रा है वो तत्सम हो जाएगा, इसको द्रा को देखोगे तो पता चल जाएगा ना। हरिद्रा का क्या होगा, तद्भव में हल्दी हो जाएगा, आम्र का आम हो जाएगा, आम्र चूर्ण का अमचूर हो जाएगा, आर्द्रक का अदरक हो जाएगा, ताम्र का तांबा हो जाएगा, और ताम्र चुंडी का तमचूर हो जाएगा। उसके अलावा जीव जंतु के संबंध में कुछ दिया है तो इसको भी पढ़ लो। सबसे पहला तत्सम शब्द को देखो, कोकिल कोयल, गो गाय, घोटक घोड़ा, चटिका चिड़िया, मयूर मोर, मत्स्य मछली, चंचू चोंच, मरकटी मकड़ी, श्रृंखला सियार, उल्लुक उल्लू। ऐसी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। आप लोग को एक लाइन से जैसे पढ़ोगे ना तो ही आप लोग को धीरे धीरे समझ में आएगा। एक साथ आप लोगों को रटने की कोशिश आप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। और तत्सम को समझने का और तद्भव को पहचानने का मैंने आप लोग को तरीका बताया था ना, सेम वैसी है। शरीर के अंग की प्रक्रिया से संबंधित दिया है इसमें, है ना। सबसे पहला तत्सम शब्द दिया उसको पढ़ो। देखो ये भ्रू, भौ, मुख, मुंह, अक्षी, आंख, बाहु, बाह, दंत, दांत, ग्रीव, गर्दन, कंकड़, कंगन, कर्ण, कान, नयन, नेत्र, पाद, पाँव, दक्षिण, दहिना, चक्षु, चख, हस्त, हाथ। तो ऐसे ही आप लोग को एक लाइन से पढ़ना है, पहचान तो आप पहले से ही लोगे, है ना। चलिए आप लोगों को केवल अब इतना ही थ्योरी पढ़ना था। आप लोग केवल इतना ही समझिए यार कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम को कैसे पहचानते हैं और तद्भव को कैसे पहचानते हैं, इतना ही आप लोग को अच्छे से समझना था। बाकी हम लोग जब इसका ना MCQ करेंगे ना तो मैं आप लोग को और भी सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा। तो ध्यानपूर्वक चलिए हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। तत्सम शब्द कहते हैं ऑप्शन ए संस्कृत के शब्द को, ऑप्शन बी उर्दू शब्द को, ऑप्शन सी हिंदी शब्द को, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो
प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए संस्कृत के शब्द को करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द जो है ना वो संस्कृत के शब्द को कहते हैं। मैंने आप लोग को थ्योरी में अभी जस्ट समझाया ना कि संस्कृत के कोई भी ऐसे शब्द मान लो करके एक एग्जाम्पल दिया था नेत्र का, और नेत्र जैसे ये संस्कृत के शब्द है, इसको सीधे सीधे उठा करके अगर हिंदी में प्रयुक्त किया जाए ना तो वो तत्सम शब्द कहलाता है। और अगर ये जो नेत्र है उसका स्वरूप बदल करके, मतलब ये जो नेत्र लिखा है ना उसको मैं आंख लिख देता हूँ, क्या? तो आंख लिख दिया, और लिख करके हिंदी में ना इसका आंख जो शब्द है उसका प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये आप लोग का तद्भव कहलाएगा। मतलब ये है कि जैसा शब्द लिखा हुआ संस्कृत में है ना उसको सीधे सीधे उठा करके अगर मैं हिंदी में यूज़ करूँ तो वो तत्सम शब्द कहलाएगा। और अगर इसी शब्द को ना जो नेत्र लिखा है उसी का स्वरूप को बदल करके ना मैं अगर आंख लिख करके अगर हिंदी में प्रयोग करूँ ना तो वो तद्भव कहलाता है। वो मैं अपने आप लोगों को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। मेरा जो मकसद है वो हमेशा आप लोगों के लिए रहता है कि आप लोग को सरल तरीके से समझाऊं ताकि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ पाए और आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाओ। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। तत्सम कौन सा रूप है? ऑप्शन ए संस्कृत रूप, ऑप्शन बी हिंदी रूप, ऑप्शन सी उर्दू रूप, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर ही संस्कृत रूप करेक्ट हो जाएगा। जैसा प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है ना सेम प्रश्न है, कोई भी अंतर नहीं है। थोड़े से जो क्वेश्चन है ना उसको पैटर्न का मतलब जो बोलने का जो पैटर्न है वो बदल करके दे दिया गया था। तो तत्सम कौन सा रूप है? तो तत्सम संस्कृत का ही रूप होता है ना जी, है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए तत्सम शब्द, ऑप्शन बी तद्भव शब्द, ऑप्शन सी देशज शब्द, या ऑप्शन डी आगत शब्द। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो भी आप लोगों का ऑप्शन नंबर ही तत्सम शब्द ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत शब्द कहते हैं। तो हिंदी में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं ना संस्कृत के जो शब्द है ना वो आप लोगों का तत्सम कहलाता है। अब भी जस्ट बताया हूँ ना जी आप लोगों को कि जो हिंदी में जो प्रयुक्त होते हैं, जो संस्कृत शब्द सीधे सीधे उठा करके लेकर के चले जाते हैं उसे संस्कृत शब्द कहते हैं, यही मैंने आप लोग को बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से फिर से नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन ए अपभ्रंश, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, या ऑप्शन डी संस्कृत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी संस्कृत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तत्सम मतलब संस्कृत होता है ना, मैंने आप लोग को बताया था ना। तत्सम मतलब सीधे सीधे आप लोग को संस्कृत ही लेना है, ठीक है। और तत्सम शब्द का जो मूल स्रोत है ना वो संस्कृत ही हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संस्कृत करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग एक बात जान लीजिए, इसमें जितने भी प्रश्न है ना सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। तत्सम शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए ध्वनि के समान, ऑप्शन बी इसके समान, ऑप्शन सी व्यंजन के समान, या ऑप्शन डी उसके समान। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी उसके समान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तत्सम शब्द का अर्थ है, तत्सम शब्द का जो अर्थ है वो उसके समान होगा जी। कैसे? तो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसको सीधे सीधे उठा करके हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, और हिंदी में जो शब्द होंगे जो संस्कृत के वो किसके समान होगा? संस्कृत के समान होगा ना जी, मतलब उसके समान। तो ये उसके समान जो होगा ना वो आप लोगों का संस्कृत शब्द का अर्थ कहलाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से फिर से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए संस्कृत शब्द, ऑप्शन बी फारसी शब्द, ऑप्शन सी उर्दू शब्द, या ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत शब्द। कैसे? तो तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो
तो जो तत्सम शब्द है ना वो संस्कृत शब्दों को कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखने के लिए मैंने प्रश्न क्रमांक 1 प्रश्न क्रमांक 2 में बोला था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। संस्कृत निष्ठ शब्दों को कहते हैं। ऑप्शन ए विदेशी शब्द, ऑप्शन बी तत्सम शब्द, ऑप्शन सी देशज शब्द या ऑप्शन डी संकर शब्द। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी तत्सम शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संस्कृत निष्ठ शब्द को कहते हैं। संस्कृत निष्ठ मतलब ये है कि संस्कृत से ओतप्रोत संस्कृत से भरा हुआ शब्द किसे कहते हैं ये पूछा गया है। तो संस्कृत से भरा हुआ जो शब्द है या संस्कृत निष्ठ जो शब्द है ना वो आप लोग का तत्सम शब्द ही कहलाता है। जहाँ संस्कृत शब्द का प्रयोग हो वहाँ आप लोगों को तत्सम शब्द ही लेना है। ये बात आप लोग अपने माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हो और हिंदी में ध्वनि तथा अर्थ के धरातल पर अविकृत रूप में प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज या ऑप्शन डी संकर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। दोबारा पढ़ लीजिए, ये सेम टू सेम उसका ना एक्चुअल बोलो तो ये परिभाषा है उसका, जो इसमें आंसर होगा उसी का। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए और मैंने एग्जाम्पल के थ्रू भी आप लोगों को समझाया है इसके बारे में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है तत्सम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो जो शब्द मूल रूप से संस्कृत के हो और हिंदी में ध्वनि तथा अर्थ के धरातल पर अविकृत बोला है, मतलब बिना रूप को बदले, बिना बदले अपने स्वरूप को, है ना, तो वो उसे क्या कहते हैं बोला है, तो वो तत्सम ही कहलाएगा ना जी। हैं, मैंने आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू बताया था ना कि ये संस्कृत है मान लो, और संस्कृत में ये आप लोग का नेत्र लिख देता हूँ, और यहाँ पास हिंदी है मान लो, और ये जो नेत्र संस्कृत का को सीधे सीधे अगर मैं हिंदी में प्रयुक्त करता हूँ बिना इसके स्वरूप को बदले, है ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये तत्सम ही ना कहलाएगा जी। अविकृत का क्या मतलब होता है? अविकृत का मतलब ये होता है कि अपने स्वरूप को वो ना बदले, जस के तस संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में प्रयुक्त किया जाए, मतलब उसका उपयोग किया जाए, तो वो तत्सम ही ना कहलाएगा जी। हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। तद्भव शब्द किससे बनते हैं? ऑप्शन ए खड़ी बोली से, ऑप्शन बी भोजपुरी से, ऑप्शन सी टकसाली से या ऑप्शन डी संस्कृत से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी संस्कृत से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तद्भव शब्द किससे बनते हैं? तो तद्भव जो शब्द है ना वो संस्कृत से बनते हैं। मैंने आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू भी बताया था ना। मान लो ये संस्कृत के शब्द है, और संस्कृत के शब्द में मैं फिर से आप लोग को बता दे रहा हूँ, नेत्र लिख दिया हूँ, और ये जो नेत्र है उसको अगर मैं प्रयुक्त करता हूँ इसके स्वरूप को बदल करके आँख लिख देता हूँ। नेत्र का और क्या नाम है जी? नेत्र का और जो नाम है वो आँख हो जाएगा। तो ये जो संस्कृत का जो शब्द है उसके स्वरूप को बदल करके मैं अगर हिंदी में प्रयुक्त करता हूँ आँख के तौर पर, है ना, ये शब्द को नेत्र के बजाय आँख के तौर पर प्रयुक्त करता हूँ, तो वो आप लोगों का क्या कहलाता है? तद्भव शब्द कहलाता है। अगर ये नेत्र जो लिखा है उसे सीधे सीधे अगर मैं हिंदी में नेत्र ही लिख देता हूँ, परिवर्तन उसमें नहीं करता हूँ, तो वो आप लोग का तत्सम कहलाएगा। ये दोनों में फ़र्क आप लोग को समझ में आया ना। तो इसमें पूछा गया है कि तद्भव शब्द किससे बनते हैं, तो तद्भव शब्द संस्कृत से ना बनेंगे। ये जो संस्कृत का शब्द है वो, और ये शब्द को परिवर्तित करके इसके नाम को बदल करके दूसरा नाम यूज़ किया मैंने, तो सेम इसी से ही ना बना है वो जो लिखा हुआ है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए उर्दू शब्द को, ऑप्शन बी हिंदी शब्द को, ऑप्शन सी फारसी शब्द को या ऑप्शन डी संस्कृत शब्द को। ये तो सेम टू सेम प्रश्न हो गया यार, हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 1 और 2 में पढ़ा था ना, तो ये सेम प्रश्न हो गया। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो आंसर होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी संस्कृत शब्द को कहते हैं। मैंने बताया था ना कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तो तत्सम शब्द संस्कृत के शब्दों को कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। ऑप्शन ए तद्भव शब्द, ऑप्शन बी विदेशी शब्द, ऑप्शन सी तत्सम शब्द या ऑप्शन डी देशज शब्द। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी तत्सम शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो, क्या बोला है ध्यान से। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। मूल शब्द की बात की है जी, मूल शब्द मतलब संस्कृत के जो मूल शब्द है ना, जैसे नेत्र मैंने बताया था, तो ये मूल शब्द को सीधे उठा करके अगर मैं हिंदी में प्रयुक्त करूंगा तो क्या कहलाएगा, यही पूछा है। तो वो तत्सम ही ना कहलाएगा जी। मैंने आप लोग को कई बार बताया अभी एग्जाम्पल दे दे के, है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, एक बार ऐसे याद रख लोगे ना, समझ जाओगे ना, तो कभी भी आप लोग नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी देशज, ऑप्शन सी विदेशी या ऑप्शन डी तद्भव या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी तद्भव करेक्ट हो जाएगा। कैसे? ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृत से विकृत होकर बोला है, मतलब अपने रूप को बदल कर हिंदी में आए हैं उन्हें कहते हैं बोला है। तो अपना जो रूप बदल कर हिंदी में प्रयुक्त हुए संस्कृत के जो शब्द थे वो, तो वो तद्भव ही ना हो जाएगा जी। अब भी जस्ट आप लोग को बताया ना, तो इसका जो मूल शब्द रहेगा सेम टू सेम अगर प्रयुक्त किया जाएगा हिंदी में तो वो तत्सम कहलाता है। लेकिन इनके शब्द के जो सेम शब्द को यूज़ ना करके उसका समानार्थी को यूज़ करूँ तो वो आप लोग का तद्भव कहलाता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी तद्भव करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। तत्सम शब्द कहते हैं ऑप्शन ए हिंदी शब्द को, ऑप्शन बी संस्कृत शब्द को, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि को या ऑप्शन डी उर्दू शब्द को। ये फिर से सेम प्रश्न आ गया। तो तत्सम किसे कहते हैं? तो तत्सम तो आप लोग का संस्कृत के जो शब्द हैं उसे तत्सम कहते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं ऑप्शन ए तत्सम शब्द, ऑप्शन बी देशज शब्द, ऑप्शन सी तद्भव शब्द या ऑप्शन डी विदेशी शब्द। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए तत्सम शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसी भाषा के मूल शब्द को कहते हैं, तो संस्कृत के जो भाषा है उसका जो मूल शब्द है वो क्या कहलाएगा जी? तत्सम शब्द ही ना कहलाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। हिंदी शब्द भंडार का शब्द कारज निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन ए तत्सम शब्द, ऑप्शन बी तद्भव शब्द, ऑप्शन सी अर्ध तत्सम शब्द या ऑप्शन डी संकर शब्द। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी अर्ध तत्सम शब्द करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी शब्द भंडार के शब्द कारज, ये जो कारज है ना वो अर्ध तत्सम शब्द कहलाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। तत्सम शब्द कहते हैं ऑप्शन ए किसी भाषा के मूल शब्द को, ऑप्शन बी शब्द के विकृत रूप को, ऑप्शन सी जिनकी कोई उत्पत्ति नहीं होती या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। किसी भाषा के मूल शब्द को करेक्ट हो जाएगा। तो तत्सम किसे कहते हैं जी? हैं तो तत्सम किसी भाषा के जो मूल शब्द है उसे तत्सम कहते हैं ना, मतलब संस्कृत के जो मूल शब्द होंगे उसे संस्कृत कहेंगे ना। और ऑप्शन बी को देखो, शब्द के विकृत रूप को, तो किसी भाषा की अगर की कोई शब्द है ना तो उसका जो विकृत रूप है मतलब स्वरूप जो है वो बदल करके अगर प्रयुक्त किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, तो वो आप लोग का तद्भव कहलाता है। दोनों को मैंने अंतर बताया था ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए संस्कृत का हिंदी रूप, ऑप्शन बी संस्कृत का अरबी रूप, ऑप्शन सी आंचलिक शब्दावली का रूप या ऑप्शन डी मिश्रित शब्द रूप। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए संस्कृत का हिंदी रूप करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तद्भव शब्द जो है ना वो संस्कृत के हिंदी रूप को ही ना कहेंगे जी, मतलब संस्कृत में जो शब्द हैं उसको रूप को परिवर्तित करके हिंदी में अगर उपयोग किया जाए तो उसे तद्भव कहते हैं, ये मैंने आप लोग को बताया था ना।
तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। तद्भव शब्द वे शब्द हैं, ऑप्शन ए जो तत्सम रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन बी जो संस्कृत और प्रकृत से विकृत रूप में हिंदी में आए हैं, ऑप्शन सी जो अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो संस्कृत और प्रकृत से विकृत रूप में हिंदी में आए हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो तद्भव शब्द वे शब्द हैं, तो तद्भव शब्द वे शब्द होंगे ना जी, जो संस्कृत और प्रकृत से विकृत होकर मतलब अपना स्वरूप को बदल करके जो दूसरा जो समानार्थी है उसका यूज़ किया जाता है हिंदी में, तो वो आप लोग का तद्भव कहलाता है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। चुल्ली शब्द का मूल स्रोत बताइए, ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, या ऑप्शन डी अपभ्रंश। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी संस्कृत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो चुल्ली शब्द दिया है ना उसका मूल स्रोत बताइए बोला है, तो जो चुल्ली शब्द है वो आप लोग का संस्कृत का शब्द हो जाएगा। कैसे? तो दोबारा देख लीजिए इसको पहचानने का तरीका। ये जो चुल्ली जो शब्द है ना उसको देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा इसके लास्ट में ये जो डबल डॉट है वो किसका निशान है, वो विसर्ग का निशान है। क्या? तो ये जो डबल डॉट दिया है ना तो वो विसर्ग का निशान है। और मैंने आप लोग को थ्योरी में बताया था ना कि अगर विसर्ग होगा वो, या किसी मात्रा में ये जो ग्रा टाइप से जो आता है ना ये वाली जो मात्रा वो, या रारेफ वाली जो ऐसे मात्रा होता है वो, ऐसे अगर कि शब्द जो किसी में मिलता है वो आप लोगों का क्या होगा, तो वो तत्सम शब्द कहलाएगा। और तत्सम किसे कहते हैं? संस्कृत को ही ना तत्सम कहते हैं। जी हाँ। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। ऊर्ध्वतन का तद्भव होगा, ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी तुरंत, ऑप्शन सी उबटन, या ऑप्शन डी उतावला। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और ये जो शब्द है उसे मैंने अपने थ्योरी में भी आप लोगों को बताया था, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी उबटन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो थोड़े से अगर आप लोग ध्यान दोगे ना तो ये जो शब्द लिखा है ना वो थोड़े से मिस्टेक है। कैसे? तो ये जो ऊर्ध्व तत् जो लिखा है ना वो ऊर्ध्वतन है। क्या? तो ये जो ता के स्थान पर ना है, ये बात आप लोग को समझना था। ठीक है, ये जो ऊर्ध्व तत् है वो ऊर्ध्वतन हो जाएगा, और ऊर्ध्वतन का जो तद्भव अगर मैं बोलूँगा ना तो वो उबटन कहलाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उबटन ही करेक्ट हो जाएगा। और एक बात आप लोग को बता दूं, वो व्यापम ने ना लिया था और व्यापम जो है ना इस प्रश्न को विलोपित कर दिया था। वजह ये था क्योंकि इसमें प्रिंट मिस्टेक था ना, तो इस वजह से ना इसको विलोपित कर दिया था। लेकिन ये ऊर्ध्व तत् की जगह ऊर्ध्वतन होगा, और ऊर्ध्वतन का जो अगर मैं तद्भव रूप बोलूँ ना तो वो उबटन ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए वंश, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी पंख, या ऑप्शन डी टीस। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी पंख करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है? साफ साफ बोला गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा तद्भव शब्द है आप लोगों को ये बताना था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी पंख है ना वो आप लोगों का तद्भव हो जाएगा, और इसका जो तत्सम जो रूप होगा ना वो आप लोगों का ये जो पंख लिखा है वो पक्ष हो जाएगा। क्या? तो पंख लिखा है ना वो तद्भव रूप पक्ष हो जाएगा। मैंने आप लोग को बताया था ना कि अगर छा हो तो वो आप लोग का तत्सम होगा, और ये खा है वो आप लोग का क्या होगा, तत्सम तद्भव हो जाएगा ये वाला। मैंने ऐसे भी बताया था ना। और वंश का अगर तद्भव बताऊँ ना तो वंश का जो तद्भव है ना वंश हो जाएगा, वो आप लोग का तद्भव रूप। उसी प्रकार से अगर मैं बाघ का तत्सम रूप बताऊँ ना तो बाघ का जो तत्सम रूप है वो वाटिका कहलाता है। क्या? तो वाटिका ये जो बाघ है ना उसका तत्सम रूप कहलाएगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी माया, ऑप्शन सी 14 या ऑप्शन डी वत्स। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 14 जो लिखा है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है बोला है, तो तद्भव जो है वो ऑप्शन नंबर सी 14 हो जाएगा। 14 का तत्सम रूप क्या होता है आप लोग बताओ तो पहले। तो 14 का जो तत्सम रूप होता है वो चतुर्दशा होता है ना, आप लोग को पता होगा संस्कृत में अगर बोलोगे तो चतुर्दशा 14 का जो रूप है तत्सम रूप वो कहलाएगा। और अग्नि जो है वो आप लोगों का क्या होगा? तत्सम होगा। कैसे? तो अग्नि जो है वो तत्सम ही ना होगा, जी हाँ। और इसका जो तद्भव रूप होगा वो आप लोग का आग हो जाएगा। अग्नि का तत्सम रूप क्या होगा? आग हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर बी मया का तद्भव रूप क्या होगा? तो मया का जो तद्भव रूप है वो मय हो जाएगा। क्या? तो मया का तद्भव रूप मय हो जाएगा। उसी प्रकार से वत्स का तद्भव रूप क्या होगा? तो वत्स का जो तद्भव रूप होगा वो बच्चा होगा। क्या? तो वत्स का तद्भव रूप बच्चा हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहला अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा? अग्नि का तद्भव रूप आग हो जाएगा। पौधा का अगर मैं तत्सम रूप बताऊं तो वो आप लोग का चतुर्दशा हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ऑप्शन ए लक्ष्मण, ऑप्शन बी मुह, ऑप्शन सी धरती या ऑप्शन डी दल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है बोला, मतलब तत्सम को पूछा है। और इसमें जो तत्सम है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मण करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा कौन सा है? मतलब इसमें तत्सम और तद्भव का गलत जोड़े को बताना है। ऑप्शन ए स्वामी साईं, ऑप्शन बी कर्ण कान, ऑप्शन सी आज्ञा आन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? सबसे पहले आप कोशिश तो कीजिए बताने का। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा। हमेशा आप लोग ये मत समझिए कि इनमें से कोई नहीं, वो तो कभी सही होता ही नहीं है, ये मत सोचा कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को ऑप्शन पे ध्यान देना है। और प्रश्न क्या बोला है? तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा पूछा है ना। तो तत्सम तद्भव का गलत जोड़ा इसमें कोई भी नहीं है, सारे के सारे सही जोड़े हैं। जैसे ऑप्शन ए स्वामी और साईं बोला है, स्वामी जो है वो तत्सम रूप है और साईं जो है वो तद्भव रूप है। उसी प्रकार से कर्ण जो है वो तत्सम रूप है और जो कान है वो तद्भव रूप है, मतलब इसका जो हिंदी रूप है वो कान हो जाएगा। उसी प्रकार से सी को देखो, आज्ञा तत्सम रूप है और आन तद्भव रूप है इसी का। तो कोई भी इसमें जो तीनों ऑप्शन है ना तीनों के तीनों सही है, करेक्ट है। तो गलत जोड़ा कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। पर्यक शब्द का तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए पलंग, ऑप्शन बी पालकी, ऑप्शन सी पर्यटक या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए पलंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पर्यक शब्द का तद्भव शब्द है बोला है, तो जो पर्यक ये जो शब्द है ना इसका अगर कि तद्भव रूप जो होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए पलंग करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के लिए मात्र 2 सेकंड का टाइम लगता है यार। अगर कर दोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आपका प्रॉपर टाइम पे क्लास लाऊं ये भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी कि आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर टाइम पर नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोगों को ना तत्सम तद्भव देशज और विदेशज जो शब्द है उसे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा, ताकि इसमें से भी जो प्रश्न पूछा जाए ना तो वो आप लोग का बिल्कुल सही हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में।